जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं हम लोग यूपी सुपर टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं, जिसमें आपको पहला प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिया गया है और आज ये सेकंड प्रैक्टिस सेट होने वाला है। यहाँ पर हमने आपसे कहा था वही प्रश्न शामिल किए जा रहे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को देखकर उसका विश्लेषण करके ही यहाँ पर कंटेंट को तैयार किया गया है। तो आप लोग हर सेट को ज़रूर लगाएं, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग धैर्य के साथ इस पूरी क्लास में बने रहिएगा और हर एक प्रश्न का यहाँ पर आप लोग आंसर भी देते हुए चलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखें, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लग चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग अध्यक्षीय भाषण में किया गया था? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं और इस प्रश्न पर आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं कलकत्ता अधिवेशन 1906 ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप लोग याद रखिएगा साथियों, 1906 के जो है कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने जो है पहली बार स्वराज शब्द का जो है प्रयोग किया था। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर बी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पर साथ साथ और आप लोग ध्यान रखें कि दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? बताएं। अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 21 है, 19 है, अनुच्छेद 226 है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर बता सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं जो कि महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो लोग बता रहे हैं अनुच्छेद 32 पर जा रहे हैं सी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 32 जो है नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का जो है अधिकार प्रदान करता है। ठीक है साथियों, अनुच्छेद 32 जो है इसके अंतर्गत किसका उल्लेख किया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, और जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा ये प्रश्न पेपर में बन चुका है कि किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। तो ध्यान रखें, अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। ये पॉइंट आप लोग रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर दिया गया है ये क्या है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है कौन सा है? थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ पर बताएं। पहला ऑप्शन आपका दिया है इंदिरा पॉइंट, सेकंड है केप कमोरिन है या कन्याकुमारी, इंदिरा कॉल है, कीबीथू है। तो थर्ड क्वेश्चन का यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका सही आंसर यहाँ पर है वो हो जाएगा आपका केप कमोरिन, कन्याकुमारी। ठीक है दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी छोर है वो कन्याकुमारी है, या आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है केप कमोरिन। ठीक है, तो ये दोनों आपके राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो क्या है? वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस विटामिन की कमी के कारण जो है बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है? विटामिन ए है, विटामिन सी है और विटामिन डी है, विटामिन के दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप यहाँ पर बता सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो विटामिन डी आपका दिया है ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ध्यान रखें आप लोग, विटामिन डी की कमी से साथियों हड्डियों का घनत्व जो है कम हो जाता है, जिससे जो है बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में जो है ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। ठीक है, अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, और अगर वयस्कों की बात करें तो वयस्कों में जो है ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। किस विटामिन की कमी के कारण? विटामिन डी की कमी के कारण। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों, विटामिन डी का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, जो सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत है, वो है आपका सूर्य का प्रकाश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में मुख्य रूप से पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को जो है अवशोषित करती है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल और आपका दिया है आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग दीजिएगा।
चलिएगा, राइट आंसर क्या है आप लोग बताएं। यहाँ पर जो साथी जा रहे हैं स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों, ओजोन परत जो है मुख्य रूप से समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है और हानिकारक अल्ट्रा वायलेट जो किरणें होती हैं, जो रेज होती हैं, जो सूर्य की प्रकाश की तरफ से आती हैं, उन्हें जो है अवशोषित करने का कार्य करती है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो यहाँ पर दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपसे सवाल पूछेगा कि ओजोन परत जो है किस मंडल में पाई जाती है, आप बताएंगे समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत का कार्य क्या होता है, तो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको अवशोषित करने का कार्य करती है ओजोन की परत। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वायुमंडल की सबसे निचली परत साथियों कौन सी है, क्षोभ मंडल जो होती है, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी किस वर्ष और किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। सवाल नंबर 6 है, इसका आंसर आप करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर 2017 101वां संविधान संशोधन, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप जानते होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, पता भी होगा सभी को, भारत में जो है जीएसटी 1 जुलाई 2017 से जो है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, और साथियों जीएसटी कैसा कर है, अगर आपसे पूछे कि ये क्या प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर, तो आप बताएंगे ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। ये भी साथ साथ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या है यहाँ पर, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएं। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है पूछा गया है कहाँ पर स्थित है, तो ये साथियों आप देखेंगे अजमेर। अजमेर कहाँ पर, राजस्थान में। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक थे और उनकी दरगाह अजमेर राजस्थान में स्थित है। विकल्प जो आपका यहाँ पर सी दिया है ये क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, डीपीएसपी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं। यहाँ पर दोस्तों जितने भी प्रश्न लिए गए हैं ये सारे प्रश्न सेलेक्टेड ही लिए गए हैं, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र के आधार पर ही तैयार किए गए हैं। इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें और हर एक सेट को आप लोग ज़रूर लगाएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं भाग 4 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। आप सभी जानते हैं दोस्तों भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन देखने को मिलता है, भाग 4 में आप देखेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत देखने को मिलते हैं। भाग 4A जो आपका दिया है साथियों, इसमें आप देखेंगे इसमें आपका मौलिक कर्तव्य देखने को मिलता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें साथियों हम नीति निर्देशक तत्व की, तो नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा जो है ये आपका आयरलैंड के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में। ठीक है, और इसका उल्लेख देखेंगे आप लोग भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 के तहत इसको रखा गया है भारतीय संविधान में। साथ साथ ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, भारत की कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का बताएं। चलिएगा, यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, सी पर जा रहे हैं, नर्मदा नदी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट है। दोस्तों नर्मदा नदी जो है विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच भ्रंश घाटी से बहती हुई अरब सागर में जाकर गिरती है। कहाँ पर जाकर गिरती है भाई, ये आपका अरब सागर में गिरती है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथियों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, ये कहाँ से उद्गम होती है, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहाँ से, अमरकंटक की पहाड़ियों से। सवाल नेक्स्ट है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है और इसकी प्रकृति जो है कैसी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है और इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय है, उदासीन है, क्षारीय है, हल्का क्षारीय है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे साथियों
जो जल का पीएच मान होता है 7 होता है, कितना 7 होता है। ऑप्शन बी जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप जानते होंगे शुद्ध जल का जो पीएच वैल्यू है वो 7 होता है, जिसका अर्थ साथियों यह हो गया कि यह ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। ठीक है, ये ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, ये आपका उदासीन होता है। क्या? उदासीन होता है, याद रखेंगे। तो बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष जो है किस तिथि को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 22 अप्रैल है, 5 जून है, 16 सितंबर है, और आपका यहाँ पर दिया है 22 मार्च दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताएं। चलिए, सबसे पहले दोस्तों बात करें 22 मार्च की, तो 22 मार्च को आप जानते होंगे विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं, और 22 अप्रैल को साथियों पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, और 22 अप्रैल को हमने आपको बताया कि 22 अप्रैल को जो है प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर को साथियों ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या भाई? ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। वर्ष 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बेलगाम अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, कराची है, हरिपुरा अधिवेशन है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 12 दिया है, इसका आंसर आप कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक बार आप कोशिश करें आंसर देने के लिए, बताएं। तो जो साथी जा रहे हैं बेलगाम अधिवेशन ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी ने जो है केवल एक बार 1924 में, कब? महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगाम कर्नाटक कांग्रेस अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की। बेलगाम कहाँ पर है? ये आपका कर्नाटक में है, और इसकी अध्यक्षता जो है करी थी महात्मा गांधी ने। कब? 1924 में। आपका राइट आंसर क्या है? ए विकल्प जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान में जो है पंचायती राज व्यवस्था को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 13 है, आप लोग बताएं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो आसानी से आप लोग यहाँ पर आंसर कर पाएंगे। जो लोग जा रहे हैं विकल्प यहाँ पर सी पर सेलेक्ट कर रहे हैं, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज की संवैधानिक दर्जा मिला, और इसमें जो है भाग 9 जोड़ा गया। ठीक है, तो आपका सी विकल्प जो यहाँ पर दिया गया है, ये क्या है? ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, भारत का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी से जो है कितने घंटे आगे है, और यह रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, इसका आंसर आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहाँ पर आप लोग बता सकते हो। तो बी ऑप्शन जो आपका दिया 5.5 घंटे आगे, ये क्या है? ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ से गुजरती है? प्रयागराज के नैनी से। कहाँ से? प्रयागराज के नैनी से। आपका बी विकल्प जो दिया है ये बिल्कुल क्या है? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल अगला है, रक्त का थक्का बनने यानी ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए है, के है, B12 है, और विटामिन डी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका आंसर आप यहाँ पर बता सकते हैं। रक्त का थक्का बनने यानी ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन सहायक होता है? आप देखेंगे साथियों, जो विटामिन के होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों, जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं, ये भी सवाल पेपर में बन चुका है। विटामिन B, C जो होते हैं ये आपका जल में घुलनशील होते हैं। ये भी पॉइंट साथ साथ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सवाल अगला ये रहा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है, मुख्य रूप से किस लुप्त प्राय जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करें। सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेल्प आपको यहाँ पर 100% मिलेगी। जो भी कंटेंट यहाँ पर दिया जा रहा है बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप देखेंगे साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका एक सींग वाला गंडा। क्या? ए विकल्प जो आपका दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते होंगे दोस्तों, आपने पढ़ा भी होगा कि असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले भारतीय गैंडे के संरक्षण के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो विकल्प जो ए दिया है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? बताएं। यानी जो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है इसके अंतर्गत किसे शामिल किया गया है? उद्योग और विनिर्माण को, कृषि वानिकी मत्स्य पालन को, बैंकिंग और बीमा सेवा को, परिवहन और संचार को। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है। तो आप देखेंगे जो साथियों प्राथमिक क्षेत्र होता है इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा कृषि,
वानिकी और आपका मत्स्य पालन। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र की बात करें साथियों, जो दूसरा क्षेत्र होता है अर्थव्यवस्था का, इसमें आपका उद्योग और विनिर्माण आ जाता है। और जो तीसरा क्षेत्र होता है, बड़ा महत्वपूर्ण पेपर में बनता है, ये आपका सेवा क्षेत्र कहलाता है। जैसे बैंकिंग हो गया, सेवाएं हो गई, परिवहन हो गया, ये सभी क्या है, ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सेवाएं हैं। ठीक है, इसीलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। बंगाल का विभाजन दोस्तों कब हुआ? 1905 में हुआ। किस समय भारत के वायसराय कौन थे? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है? लॉर्ड कर्जन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में लागू किया गया था। तो बी विकल्प क्या है? बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सवाल अगला है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कितने प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्रदान है? चलिए, शक्ति प्राप्त है, इस तरीके से कह सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है, राइट आंसर आपका क्या है? अभी शायद हमने थोड़ी देर पहले इसको डिस्कस किया था, तो आप जानते होंगे 5 प्रकार की। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए जो है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ठीक है, कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, ये रहा। सैडल पीक जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपका कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप बताएंगे। चलिए, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं उत्तरी अंडमान में, कहाँ पर? उत्तरी अंडमान, ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट हैं। दोस्तों, सैडल पीक, इसकी जो ऊंचाई आप देखेंगे लगभग 732 मीटर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जो है सबसे ऊंची चोटी है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ पर? जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, क्या भाई, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है कौन सा है? वो है साथियों आपका बैरन द्वीप। क्या? बैरन द्वीप है, और ये कहाँ पर है? ये आपका दोस्तों अंडमान में ही स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, आतिशबाजी में हरा रंग किस रसायन की उपस्थिति के कारण जो है उत्पन्न होता है? ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका आंसर आप करेंगे। सवाल नंबर 21 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। यहाँ पर आप देखेंगे राइट आंसर है बेरियम है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका, आप जानते होंगे दोस्तों, पटाखा जो है, जो आपका आतिशबाजी में जो पटाखे जलाए जाते हैं, तो जलाते समय जो है बेरियम लवण की उपस्थिति के कारण जो है हरा रंग उत्पन्न होता है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट वर्ष 1992 में जो है कहाँ आयोजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 22 है, आप इसका आंसर कर सकते हो। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल क्या है, राइट हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 1992 में जो है ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में जो है पहला UN पर्यावरण व विकास सम्मेलन हुआ था। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में जो है सर्वप्रथम पूर्ण डिजिटल बैंकिंग सेवा शुरू की थी? ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका आंसर आप यहाँ पर बता सकते हो। आप देखेंगे साथियों, जो सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, केरल। ठीक है, सी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केरल साथियों भारत का पहला ऐसा राज्य बना जिसने जो है अपने सभी बैंकिंग क्षेत्रों में पूर्ण डिजिटल सेवा लागू की थी। ठीक है, तो सी विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसको याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा सवाल कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पूर्ण डिजिटल बैंकिंग सेवा शुरू की गई थी, तो ये आपका केरल में शुरू की गई थी। विकल्प आपका जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप जानते होंगे दोस्तों, केरल जो है भारत का सबसे साक्षर राज्य है। ठीक है, सबसे नंबर 1 पर है साक्षरता में। ठीक है, ये भी पॉइंट साथ साथ ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 24। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विकल्प सी पर जो लोग जा रहे हैं शाहजहां पर, किस पर? शाहजहां पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, तो साथियों शाहजहां के काल में जो है ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसी ऐतिहासिक इमारतों के निर्माण के कारण इसे जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। आपका सी विकल्प जो दिया है ये क्या है, बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ध्यान से देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव
मंडल में कौन शामिल होते हैं, बताएं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन शामिल होते हैं? 25 का राइट आंसर क्या है आपको पता होना चाहिए। संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। तो बी ऑप्शन क्या है? ये साथियों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है। बी विकल्प क्या है? राइट है। दक्षिण भारत की गंगा जो है किस नदी को कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 है और ये प्रश्न कई परीक्षाओं में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर बताएं। गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है और आपका दिया है महानदी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा गोदावरी। क्या भाई? गोदावरी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों ये जो गोदावरी नदी है ये अपनी लंबाई और विशालता के कारण जो है गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्या? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और इसे साथियों वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। क्या? वृद्ध गंगा यानी बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। देखिएगा यहाँ पर दो सवाल पेपर में बनते हैं। अगर आपसे सवाल इस तरीके से पूछेगा कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तब आप कहेंगे गोदावरी। अगर यहीं पर सवाल चेंज कर दे कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, तब आप कहेंगे कावेरी। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। गोदावरी नदी का दोस्तों उद्गम स्थल कहाँ से है? इसका उद्गम जो है कहाँ से होता है? तो आप जानते होंगे नासिक के जो है त्र्यंबकेश्वर से ये निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस पॉइंट को याद रखें। अगर आपसे सवाल पूछे कि दक्षिण भारत की किस नदी को कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? गोदावरी नदी को कहते हैं। और दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला सवाल, पेनिसिलिन जो कि एक प्रसिद्ध एंटीबायोटिक है, जो यहाँ पर पूछा गया आपसे, पेनिसिलिन जो कि एक प्रसिद्ध एंटीबायोटिक है की खोज जो है किसके द्वारा करी गई थी? क्वेश्चन नंबर 27 है, आपको पता होना चाहिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन बी जो आपका दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, फ्लाई ऐश प्रदूषण मुख्य रूप से किसके कारण होता है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। इसका आंसर आप लोग यहाँ पर बताएं। फ्लाई ऐश प्रदूषण जो है मुख्य रूप से किसके कारण से होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ताप विद्युत संयंत्र के कारण होता है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, गरीबी हटाओ का नारा जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 29 है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बता सकते हैं। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, 5वीं पंचवर्षीय योजना, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। गरीबी हटाओ और निर्धनता उन्मूलन का नारा साथियों 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो समयावधि माना जाता है 1974 से 1978 तक माना जाता है। ये भी पॉइंट साथ साथ आप याद रखिएगा। अगला सवाल, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के किस मंडल में देखने को मिलता है? क्वेश्चन नंबर 30 दिया है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में देखने को मिलता है? आप जानते होंगे साथियों, तीसरे मंडल में। ऑप्शन बी क्या है? राइट हो जाएगा। दोस्तों ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसकी रचना महर्षि विश्वामित्र के द्वारा की गई थी, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। और साथियों ऋग्वेद की अगर हम बात करें, ये जो है वेदों में जो है सबसे प्राचीनतम है ऋग्वेद, और इसमें 10 मंडल हैं। कितने? 10 मंडल हैं और 1028 इसमें जो है सूक्त हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 30 क्वेश्चंस को कवर किया है। आप लोग ईमानदारी के साथ बताएं कि आपने स्कोर कितना किया, यानी आप कितने क्वेश्चंस यहाँ पर 30 क्वेश्चंस में से सही कर पाए हैं। और ऐसे ही साथियों पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र हमने देखा था, इसी आधार पर, इसी पैटर्न पर सवाल देखने को पेपर में मिलते हैं। अभी बहुत सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो आप लोग जो है बने रहिएगा। और ये सेट आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। सेशन को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, हेल्प आपको यहाँ पर श्योर मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।